हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक नई सीरीज में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे मेगा रिविजन्स को फॉर सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज जिस चैप्टर से शुरुआत हो रही है वो है डिविडेंड डिसीजन। एक बहुत ही निहायत ही सिंपल सा टॉपिक है। सच बताऊं तो सीएमए इंटरमीडिएट के 2016 और 2023 दोनों के सिलेबस में इसका मुझे लगता है कि जो नंबर आने का चांस है ना वो बहुत कम है, क्योंकि इसके सामने बड़े दिग्गज दिग्गज से चैप्टर्स हैं। हाँ, जरूर 2022 के सिलेबस में चांस थोड़े बढ़ते हैं, बट स्टिल लार्जली यहाँ चांसेस थोड़े कम रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। बट अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो यार डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स एंड इसके सवाल बनाने में काफी मजा भी आता है। फर्क बस इतना सा है कि इंस्टीट्यूट हाल फिलहाल के दिनों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कुछ ज्यादा ही प्रकोप बरसा रहा है। सवालों का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर कर दिया गया है एंड उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये मेगा रिवीजन सीरीज लेकर के आया हूं। इस मेगा रिवीजन सीरीज का गोज विदाउट सेइंग डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। वंस यू हैव डाउनलोडेड द नोट्स उसके बाद आराम से इस पूरे सेशन को देखना। बट एक बार वंस यू वॉच द एंटायर सेशन जरूर से इस सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से जरूर बनाइएगा। अगर आप खुद से बना लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा और वही एग्जामिनेशन में ज्यादा जरूरी है। बात बाकी आपका और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, शुरुआत करते हैं विद दिस सीरीज। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले ये सीरीज कोई एक आम रिवीजन सीरीज जैसी नहीं होगी। इस बार कुछ चेंजेस हैं जो मैंने रूल्स में बदलाव किए हैं। नंबर वन, यहां पे जो कॉन्सेप्ट वापस रीबिल्डिंग वाला फेज है उसका समय बचाया जाएगा एंड आई विल टॉक अबाउट ओनली दोस कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर टुडेज क्लास। वेट अ मिनट, यस मैंने बड़ी बात बोल दी कि आज की क्लास में और आज के इस रिवीजन सेशन में हम लोगों को जिन जिन फॉर्मूलों की दरकार पड़ेगी उन फॉर्मूलों के ऊपर तो जम के बात होगी, पर बाकी कई फॉर्मूलों का नाम भी नहीं लिया जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार डिविडेंड पढ़ते वक्त हम एमएम हाइपोथेसिस छोड़ सकते हैं क्या। जवाब है हाँ जी, छोड़ सकते हैं। मैंने इससे पहले काफी सारे रिविजन्स लिए हुए हैं, आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। उन सारे रिविजन में हर तरह के कॉन्सेप्ट स्टडीज को ऑलरेडी कवर किया है, तो एक ही काम को दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। दिस टाइम आई हैव डन समथिंग स्पेशल, और वो स्पेशल ये है कि मैं कुछ डेंजरस सवाल लेकर के आ रहा हूं हर चैप्टर में। डिविडेंड के चैप्टर में भी आपके लिए एक बहुत ही डेंजरस सवाल है जो कि इंतजार कर रहा है। शीट में है, आपको दिख जाएगा। एडिशनल क्वेश्चंस जितने मिलेंगे वो सारे डेंजरस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। डिविडेंड में हालांकि बहुत ज्यादा डेंजरस क्वेश्चंस बनाए नहीं जा सकते, बट स्टिल एक अच्छा सवाल लेकर के आया हूं आपके लिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितने भी टर्म्स में एग्जाम्स लिए हैं तो उन टर्म्स के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन में यार आपको ना गॉर्डन मॉडल अच्छे से पता होना चाहिए। गॉर्डन मॉडल एक बहुत सिंपल सा मॉडल है जो कि ये कहता है कि अगर आपके डिविडेंड्स एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से कर रहे हैं तो फिर आप बहुत आसानी से अपने स्टॉक का प्राइस पता कर सकते हैं। इनका फॉर्मूला क्या है? इनका फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। ये फॉर्मूला इंप्रोवाइज हुआ है फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां में हमने हमने ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला देखा था। ये वैसा सा ही फॉर्मूला है। यहाँ पे D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, KE है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, G है ग्रोथ रेट। इसके अलावा KE का भी एक और सेपरेट फॉर्मूला जो इसी से बन करके निकलता है, तो मैं बस रिमाइंडर के तौर पे आपको बता रहा हूं दैट देयर इज आल्सो वन मोर फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बात बाकी तो हम लोग जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। ओके, P0 की सबसे पहले बात करते हैं। P0 निकालने के लिए वैसे तो सवाल में देखो देगा, बट अगर नहीं दिया तो EPS और P रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके P0 निकाला जा सकता है। अगर हम D1 की बात करें तो बहुत तरीके हैं बॉस, बहुत। पहला तो D0 लीजिए और उसको 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप EPS लीजिए, उस पे पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करते हुए 1 प्लस जी से वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कई बार ये 1 प्लस जी पे मल्टीप्लाई नहीं भी होता है, तो आई नो ये थोड़ा सा ऐसा वेरिएंट है जो आपको घबराहट में डाल सकता है, बट हाँ D1 के बारे में हम लोग खुल करके बात करेंगे। विल टॉक अबाउट दिस स्टफ, जो कि आज की क्लास में ऐसी बात होगी जो कि आपको थोड़ा और कंफर्टेबल बनाएगी विथ रेस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ D1। के ही होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आमतौर पे तो हम CAPM लगाते हैं, विच इज RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये वाला फॉर्मूला CAPM है, लेकिन 1/P रेशियो से भी के ही निकलता है। ये बहुत क्रिटिकल है और आज की क्लास में ये बहुत काम आने वाला है। सो 1/P यानी P रेशियो को रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू विल गेट योर KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। G इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। कैलकुलेट करने के तो
बहुत तरीके हैं, पर मेरे हिसाब से मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है रिटेंशन रेशियो इनटू आरओई। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला भी है। रिटेंशन रेशियो निकालना आसान है, अगर आपके पास में पे आउट रेशियो आ जाए तो पे आउट में से रिटेंशन आराम से मिल जाएगा। बात आती है आरओई की। यहीं पे इंस्टीट्यूट ने सबसे बड़ा गेम खेला। दिसंबर 2022 के एग्जाम में पूछा एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे यार यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टफ था। क्या था, खुल करके उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन इसके लपेटे में आया, लेकिन यार ये गजब था अनडाउटेडली। आरओई की कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए बॉस। आरओई वैसे तो हम लोग रेशियो एनालिसिस में पढ़ते हैं, बट यहाँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन है तो डिस्कस कर रहा हूं। आरओई इज पाफेश डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी की जो भी बुक वैल्यू होगी उसको लेकर के आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल देना और न्यूमरेटर में डाल देना पाफेश को। पाफेश इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। आरओसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोस्तों सब कुछ आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल चेक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चेक, डिवेंचर चेक, सब कुछ आएगा एज लॉन्ग एज दे आर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में जो कुछ भी आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड में, ऊपर में रहेगा ईबीआईटी, और फिर आपके इस फॉर्मूले से आप आरओसीई बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब इसी से सिमिलर आरओआई का भी फॉर्मूला है, बस मैं यही कहना चाहता हूं सिमिलर है। आप चाहें तो ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड भी याद रख सकते हैं फॉर आरओआई। वैसे उसको लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट वैल्यू, बट टेक्निकली वो सेम ही चीज है। अगर आपने क्लासेस करी है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, रेशियो में डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वॉल्टर मॉडल की तरफ। वॉल्टर मॉडल, अच्छा बाय द वे मैं ये कहना भूल गया था, बट ये रिवीजन है, तो रिवीजन हमेशा एक हल्की स्पीड के साथ ही होता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं कॉन्सेप्ट्स बनाने को, तो दोस्त गलत जगह हैं आप। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ढेरों कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, जस्ट इन केस आप नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बट अदरवाइज चैनल पे बहुत कुछ है, जाइए वहां से करिए, ठीक है। अभी आते हैं वॉल्टर मॉडल पे। वॉल्टर मॉडल की अगर हम बात करें तो यार ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अगेन इसका भी है। द फॉर्मूला इज डी प्लस आर बाई के ब्रैकेट में ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। इससे अपना प्राइस आया था वॉल्टर मॉडल में। यहां पे जो हमारा आर है वो है हमारा IRR, यानी कि रिटर्न ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जहां तक अब इस आर की बात है तो यार ये आर कैसे कैलकुलेट होगा उसके पीछे भी कहानी है। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको आरओई के इक्विवेलेंट ही मानो, इजी रहेगा। आपको जबरदस्ती एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं सिखाना चाहता। आर इज इक्विवेलेंट टू आरओई, तो जो आपने ऊपर आरओई का फॉर्मूला पढ़ा था पाफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी, समझ लो ये वही फॉर्मूला है। बाद बाकी के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे के के फॉर्म में है। यहाँ पे इसके कंक्लूजन्स में यही है कि अगर आर के से ज्यादा हो जाए तो हम लोग डिविडेंड देते ही नहीं है, 0% डिविडेंड की वकालत करते हैं। और आर अगर के से कम हो जाए तो उस केस में हम 100% डिविडेंड की वकालत करते हैं। ये इसके मेजर कंक्लूजन्स हैं। इसके अलावा मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का इस बार सवाल आने का चांस मेरे को लगता है सबसे ज्यादा है। इसको बनाने का एक अलग रिदम है, हमने क्लास में इसके काफी सवाल बनाए हैं, हालांकि पास्ट टर्म पेपर्स में नहीं आए हैं इसके क्वेश्चंस। इसमें आपको डिविडेंड जो दिया हुआ रहे उसको 2-3 साल तक आपको अलग अलग ग्रोथ रेट पे ग्रो करना पड़ता है। वंस द डिविडेंड इज ग्रोन और उसके बाद उस पर एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट अप्लाई हो जाए तो फिर हमें एक टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। लास्ट में सबकी पीवी कर देते हैं और पीवी करके हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 ही स्टेप में मैंने समझाया क्या क्या क्रिटिकल स्टेप्स है जो आपको करना है। नंबर 1, D1 से लेकर के DN+1 तक आपको जाना है, कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ DN+1 समझने से पहले N समझना होगा क्या है। तो भाई N वो साल है जिसके बाद आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट शुरू हो चुका है। सवाल में टिपिकली ऐसा आता है, पहले 2 साल 25% ग्रो करेंगे, फिर 2 साल 10% ग्रो करेंगे, लास्ट में 5% कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले 2 फिर 2, तो टोटल कितने हुए 4 साल। 4 साल के बाद में आपकी कांस्टेंट ग्रोथ रेट अप्लाई हो रही है विच इज 5%। सो इस केस में अगर 4 साल बाद आपकी कांस्टेंट ग्रोथ रेट शुरू हो रही है तो भी आपको D5 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसे फायदा क्या, D5 जो कैलकुलेट होगा उसकी मदद से आप गॉर्डन का फॉर्मूला लगा करके D4 तक पहुंच जाओगे। एंड एट द एंड D1, D2, D3, D4 और P4 को आपको डिस्काउंट करना होगा। माफ कीजिएगा अगर मैंने यहाँ D4 बोला तो हमें यहाँ P4 कैलकुलेट करना होगा। अब अगेन इसका आज कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक बार याद दिलाया है। बाद बाकी आपको क्लास के जो हमारे नोट्स हैं और क्लास के जो वीडियोस हैं उनको एक बार वापस रिविजिट करना पड़े तो करिए, बट
अच्छी कैटेगरी है, इसके ऊपर एक दो सवाल आपका प्रैक्टिस अच्छे से रहना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर वापस वही दे देता हूं कि जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं ये सिर्फ वही फॉर्मूले हैं जो आपको आज की क्लास के लिए, आज के सेशन के लिए मदद करेंगे। इसके अलावा जितने भी बाकी फॉर्मूले हैं उनको जरूर से करें। मैंने लिंटनर्स मॉडल की बात नहीं करी, मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल गॉर्डन एंड डॉट मॉडल की बात नहीं करी, मैंने यहाँ एमएम की बात नहीं करी, तो मैंने कई सारे फॉर्मूले यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं। एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहता, इस वजह से बाद बाकी अपना पूरा ध्यान है चलो स्कैनर करने पे, पास्ट टाइम पेपर्स करने पे। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लो जी, ये है डिविडेंड डिसीजन का अपना बोल सकते हैं स्कैनर बोल सकते हो या फिर पास्ट टाइम पेपर बोल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है ये है दिसंबर 2022 का पेपर। ये 2016 सिलेबस में ये क्वेश्चन आया था। वैसे आश्चर्य की बात ये है कि यही सेम सवाल जून 2023 में 2022 के सिलेबस में भी आ गया। मैं लगातार दो टर्म्स में एक ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। वाह इंस्टीट्यूट, क्या माया है आपकी। सवाल टेक्निकल है, ये डिविडेंड डिसीजन में मैं कह सकता हूं एक अच्छी कैटेगरी का सवाल बन सकता है। एंड इस सवाल के सजेस्टेड आंसर देते वक्त बड़े बड़े टीचरों ने भी गलती कर दी जी। इस सवाल में कई ऐसे एरियाज थे जिनको नहीं समझा और उस वजह से गलती हुई। रिजल्ट बहुत अच्छा है और मेरे को जितना याद है इंस्टीट्यूट ने भी गलती करी अपने सजेस्टेड आंसर में भी। क्या गलती है मैं बताऊंगा, और सर आप ही क्यों सही हो ये भी बता दो। तो भाई मेरे को पता है ये सवाल लिया कहां से है और आपको भी पता है ये सवाल कहां से लिया है। मैं तो किताब के अंदर खोज के निकाला हूं आंसर, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या सही है। बाद बाकी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में भी शायद ये रॉन्ग है और बाकी जगह भी रॉन्ग है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। चलिए आइए, ये 6 मार्क्स के लिए आया ना तो बड़ी ज्यादती सी हो गई, मतलब इतना दिमाग लगाने पे 6 मार्क्स मिलेगा। आओ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सवाल में आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50 रुपए ईच का, जिसकी वैल्यू है 100 लाख रुपए। 100 lakhs की वैल्यू और 50 रुपए एक एक शेयर की वैल्यू, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 2 lakhs। कैसे आया भैया, 100 लाख को डिवाइड करो 50 से, 100 लाख को डिवाइड करो ना 50 से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2 लाख। सो 2 लाख इज योर नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50 लाख, इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 6 लाख का। 50 लाख पे 12% मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड 6 लाख रुपीज। फिर 50 लाख का डिबेंचर भी है, यानी सवाल में इंटरेस्ट आएगा 5 लाख रुपए का। अब ये कैसे आया, अगेन वेरी सिंपल, अपना 50 लाख का डिबेंचर है और डिबेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। सो 50 lakhs इंटू 10% विल गिव यू एन इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18.75%। अब ये कैसे यूज होगा, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROCE इज इक्वल टू EBIT, ये भी लिख सकता हूं। अब इस सवाल में अपने पास में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है, हमने 3 सोर्स से पैसे जुगाड़े हैं। टोटल पैसा जो हमारे पास में एम्प्लॉयड है बिजनेस में वो है 200 लाख। सो 200 lakhs को अगर मैं 18.75% से मल्टीप्लाई करूं तो EBIT आ जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 200 lakhs इंटू 18.75%। EBIT आ रहा है दोस्तों 37.50, 37.5 लाख का अपना EBIT आ चुका है, ठीक है। इसके आगे अपने को बोला है डिविडेंड पेड है 12 लाख रुपए का। 12 लाख का डिविडेंड पे होने का मतलब है आपका जो DPS आएगा यानी डिविडेंड पर शेयर वो आएगा 6 रुपीज पर शेयर। सर कैसे पता लगाया आपने, बहुत आसान है बच्चा। टोटल डिविडेंड दिया गया 12 लाख का और 2 लाख आपके पास शेयर्स हैं, आपने ऊपर कैलकुलेट किया, यानी एक शेयर पे आप जो डिविडेंड दे रहे हैं वो है 6 रुपए का। फिर गॉर्डन मॉडल के हिसाब से प्राइस ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट कर दिया विच इज 300, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। टैक्स रेट दिया हुआ है 20% का और आपसे ये पूछते हैं कि वॉल्टर मॉडल के हिसाब से थियोरेटिकल प्राइस बता दो। और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्टर मॉडल के हिसाब से क्या पे आउट रेशियो ठीक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे से सवाल रिप्रेजेंट किया आपके सामने। क्या क्या चीज दी हुई है वो मैंने आपको बताया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो समझो।
स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा जो हम कर चुके हैं। हमने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 37.5। ईबीआईटी के बाद में हमें इंटरेस्ट, टैक्स, पीडी सब मालूम है। तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले पाफेश तक का सफर तय कर ले। एक बार पाफेश आ गया तो पाफेश और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को यूज करके मैं आरओई निकलवाऊंगा। आरओई के बाद में ग्रोथ, ग्रोथ के बाद में हम गॉर्डन के फॉर्मूले में चलेंगे। भैया बहुत कुछ करवा दिया, आइए कोई बहुत कुछ नहीं है, आइए डिस्कस करते हैं। चलो ईबीआईटी अपना कहां तक आ चुका है ध्यान दीजिएगा। वी हैव गॉट ईबीआईटी और ईबीआईटी आया 37.5 लाख, यहां तक ठीक है। इसमें से आप माइनस कीजिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 5 लाख आया था, ऊपर कैलकुलेट किया था। फिर आया ईबीटी, ईबीटी का वैल्यू आया 32.5 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स याद रखिएगा 20% है, तो 32.5 का 20% होता है 6.50। तो अपना आ गया पैट, पैट आ गया 26 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि है 6 लाख, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद 20 lakhs विच इज अवर पाफेश। ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया दोस्तों। ईबीआईटी लिया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, ईबीटी में से मैंने माइनस किया टैक्स, टैक्स के बाद में पीडी, और फाइनली हमारे पास आ गया पाफेश विच इज 20 lakhs। अब हमारे पास 100 लाख का कैपिटल है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आरओई का। आरओई होता है पाफेश डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो ये आ रहा है 20 lakhs डिवाइडेड बाय 100 lakhs, यानी कि आरओई की वैल्यू आ गई 20%। आरओई इज इक्वल टू 20%। भैया ये सब क्यों कर रहे हैं आपको बताता हूं मैं। अपने वो सवाल में ना गॉर्डन फॉर्मूले के हिसाब से, गॉर्डन के फॉर्मूले के हिसाब से इन्होंने कुछ कुछ आइटम हमको दे दिए। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा शेयर प्राइस है एज पर गॉर्डन वो है 300 रुपए, हमें पता है। डिविडेंड हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया था, डिविडेंड हमारा आया 6 रुपए पर शेयर, ये देखो यहां आया था 6 रुपीज पर शेयर इज अवर डिविडेंड, तो ये भी हमें पता है। हमें के ई नहीं पता और हमें ग्रोथ नहीं पता। अगर हम इनका अंदाजा लगा लें तो मेरे को लगता है बड़े आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आओ जी नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल में। नेक्स्ट कुछ नहीं है, ग्रोथ ही पता करना पड़ेगा। के की तो कोई भी अपने पास है ही नहीं, हिसाब किताब ही नहीं है। तो आओ सबसे पहले हम ग्रोथ का पता लगाएं। ग्रोथ के लिए फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई। अब मेरे को मेरा आरओई तो मालूम है 20%, रिटेंशन कैसे पता चलेगा। तो यार रिटेंशन पता करने के लिए अब हमें चाहिए ईपीएस। ईपीएस के लिए फॉर्मूला होता है पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मेरा पाफेश है 20 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख, तो मेरा ईपीएस आ रहा है 10 रुपए पर शेयर। 10 रुपए पर शेयर का मेरा ईपीएस आ रहा है। 10 रुपए पर शेयर अगर ईपीएस आ रहा है और उसमें से अगर हमने डिविडेंड दे दिया 6 रुपए का, तो हमारा पे आउट रेशियो है 60%, तो रिटेंशन रेशियो है 40%। अभी सिर्फ सुनते जाओ, मैं वापस सब समझाऊंगा, बट अभी सिर्फ सुनते जाओ। तो मेरा ग्रोथ रेट आ रहा है 8%, यानी 0.08, यानी कि 0.08। तो उस हिसाब से यहां ग्रोथ रेट में मैंने डाल दिया 0.08, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे टू कैलकुलेट के। के इज इक्वल टू 6/300 प्लस 0.08, that will be 0.02 प्लस 0.08, यानी 0.10। फाइनली हमारे पास के की वैल्यू आ गई और वो है 10%। हमारे पास आरओई की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है, वो है 20%। भैया इतना तामझाम तो आपको किसने कहा भाई दिसंबर 2022 का? मैंने नहीं कहा था पेपर बहुत टेक्निकल था, वही तो है। किधर? ये डेंजरस सवाल था अनडाउटेडली। इतना एग्जाम टाइम पे सोच पाना थोड़ा मुश्किल है।
फिर भी अभी तो क्योंकि एग्जाम नहीं है तो मैं लाइन से वापस आपके सामने चीजें रख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम। ठीक है, शुरुआत से शुरुआत करें। चलो जी, आओ जी, सवाल अब बन ही जाएगा। 50 रुपए का एक शेयर, टोटल हमारे पास 100 लाख रुपए, यानी 2 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर 50 लाख का है, उस पे 12% हमारा डिविडेंड है, तो पीडी का वैल्यू होगा 6 लाख। 50 लाख का अगर हमारे पास डिवेंचर है और उस पे 10% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट होगा 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 200 लाख। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 18.75%, तो इससे ईबीआईटी आएगा। मैं समझा दूंगा कैसे। डिविडेंड बांटा गया 12 लाख रुपए का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख है, तो डिविडेंड बांटा गया 6 रुपए प्रत्येक शेयर। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से 300 रुपए इसका प्राइस है, सो P0 इज इक्वल टू 300, और टैक्स रेट दिया हुआ है 20% का। देखो भाई, 2-3 चीजों का ख्याल रखिए। अपने को किससे बनाना है? वॉल्टर्स से बनाना है ये सवाल। वॉल्टर मॉडल हमको ये कहता है कि आपके पास E होना चाहिए, D होना चाहिए, R होना चाहिए, K होना चाहिए। अभी तो फिलहाल इसमें से सिर्फ एक है हमारे पास, और वो है D। D का वैल्यू आ गया 6। E नहीं पता, R नहीं पता, K नहीं पता, तो इनको पता कैसे लगाएं? तो भाई इनमें हर चीज अलग अलग ढंग से आएगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर ईपीएस, तो ईपीएस के लिए फॉर्मूला होता है पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो पाफेश भी निकालना पड़ेगा। ईबीआईटी है ना अपने पास, ईबीआईटी से पाफेश तक जाएंगे। ठीक है, तो अपना ई आ जाएगा। फिर अपने को नेक्स्ट क्या चाहिए? आर। आर होता है आरओई। आरओई के लिए फॉर्मूला होता है पाफेश डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी या बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब यार अगर आपका एक इनकम स्टेटमेंट बना है, पाफेश आ गया, तो फिर आरओई भी आ जाएगा उससे। ये दोनों काम इनकम स्टेटमेंट बनाते ही हो जाएगा। लेकिन मैं पक्का श्योर हूं कि केई के लिए और कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। अपने को केई या तो सीएपीएम से बनाना होता है या गॉर्डन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो गॉर्डन साहब के फॉर्मूले को यूज करके हमको केई कैलकुलेट करना होगा। यानी अपने दो अप्रोच है इस सवाल को बनाने में। पहला अप्रोच ये होगा कि इनकम स्टेटमेंट से हम ईपीएस और अपने आरओई तक पहुंच जाएं, और दूसरा अप्रोच होगा हम पहुंचे कहां तक? हम पहुंचे अपने केई तक। सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ईबीआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे? ईबीआईटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओसीई। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 200 lakhs, ROCE is 18.75%. How much is this? 37.5 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज 5 lakhs। 32.5 lakhs जो बचा वो मेरा हो गया पीबीटी। इसमें से माइनस करेंगे 20% पे टैक्स रेट, जो कि आ रहा था 6.5, तो बचेगा 26 लाख। ये मेरा हो गया पैट। और 26 लाख में से 6 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड चुका देंगे, तो बचेगा हमारे पास में 20 lakhs, विच इज अवर पाफेश। अब पाफेश से आपको ईपीएस चाहिए, सो ईपीएस का फॉर्मूला होता है पाफेश बाई नंबर ऑफ शेयर्स। सो मेरा पाफेश है 20 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख, ईपीएस आ गया 10। अगर ईपीएस 10 आ गया तो पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100, सो दैट विल बी 6/10 इंटू 100, सो वो आ गया 60%। और अगर पे आउट 60% है तो दोस्तों रिटेंशन आएगा 40%। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अपने को आरओई चाहिए। आरओई के लिए फॉर्मूला होता है पाफेश डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अपना पाफेश है 20 लाख, इक्विटी है 100 लाख, तो ये आ गया 20%।
सवाल में देखा जाए तो यार अपने पास काफी इंफॉर्मेशन अब आ गई। अपने पास में ई की वैल्यू है, अपने पास में डी की वैल्यू है, अपने पास आर है, और अब के ही ढूंढना है। तो भाई के ही ढूंढने से पहले ग्रोथ रेट और ढूंढ लेते हैं। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई। मेरा रिटेंशन है 40%, आरओई है 20%, तो 8% मेरा ग्रोथ रेट हो गया। अब यहां से यार आराम से के ही निकलेगा। के का फॉर्मूला होता है D1 बाई P0 प्लस जी। मेरा D1 है 6, मेरा P0 है 300, और मेरा ग्रोथ रेट है 0.08, 0.10 मेरा आ गया के ई। अब वॉल्टर साहब के मॉडल के हिसाब से हमारा प्राइस का फॉर्मूला होता है डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। तो मेरा डिविडेंड है यहां 6, मेरा आरओई है 20, मेरा के ई है 10, ये है 10 माइनस 6, और ये है 0.10 से डिवाइड वापस। वोल्टेज आपके हिसाब से फॉर्मूला बड़ा आसान है, लगा लीजिए एप्लीकेशन, रिजल्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट आएगा 140 रुपए का। 140 रुपीज शुड बी दी वैल्यू। देख लेते हैं आंसर, 140 ही दिया है, गुड। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके हिसाब से क्या ये ऑप्टिमम है? जवाब है नहीं। तो क्या ऑप्टिमम है? 0%, क्योंकि आर के से ज्यादा है। सो 0% इज द ऑप्टिमम पे आउट। क्वेश्चन खत्म। डेंजरस, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मस्त सवाल था। अब ये कब देखने को आपको मिला भाई? ये आपको देखने को मिला दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में इन्होंने पूछा, और ये पूछा इन्होंने साहब 2016 के सिलेबस में, और इन्होंने यही सेम जून 2023 में पूछ लिया 2022 के सिलेबस में। सेम, एक दो मॉडिफिकेशन इन्होंने किया, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि सर कहां से है, क्या है। मैं किताब का नाम आज तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ भाई अपने पास इसका प्रॉपर सोर्स है। और ये सवाल भी अच्छे से करके जाओ। क्यों? ये मैं आपको ऑब्वियसली होमवर्क दूंगा आज के लिए। सेम सवाल है, आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरली नो डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे यहां के कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने सीधा सीधा आपको रास्ता दे दिया पीई रेशियो का, है ना। के इज इक्वल टू 1/p रेशियो, तो के 10% बहुत साधारण तौर से आ गया, गॉर्डन वॉर्डन नहीं लगाना पड़ा। करेक्ट, सो के इजी रास्ते से आ गया। दूसरा, इस पूरे सवाल में सवाल का स्ट्रक्चर देख के लगता है वॉल्टर का सवाल पूछ रहे हैं, पर जगह जगह ये गॉर्डन का सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सब जगह वॉल्टर का बात हो रहा है, सारे इनपुट्स दिए हुए हैं वॉल्टर के हिसाब से, लेकिन हर बार ये गॉर्डन के हिसाब से हमसे जवाब मांग रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आपके सारे रिजल्ट्स मैच होते जाएंगे। कैसे? आइए समझाता हूं मैं। लो, होमवर्क भी नहीं दे रहा, डिस्कस कर दे रहा हूं। इस सवाल पे गौर कीजिएगा, सारी चीजें सेम आएंगी। आपका ईपीएस आया 10, डीपीएस आया 6, आर आया 20%, के आया 10%। ये मेन इनपुट्स आपके आ चुके। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पूछता है कि गॉर्डन मॉडल के हिसाब से क्या आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से प्राइस का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। मेरा D1 है 6, मेरा के ई है 10%, मेरा ग्रोथ रेट आएगा 8%। इस सवाल में ग्रोथ रेट 8%, तो कैलकुलेट करने पे ये 300 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब 300 है। याद रखिए, यही सेम आपको 2022 दिसंबर में और जून 2023 में जो एग्जाम्स है उनमें ये इनपुट था, यहां ये आउटपुट पूछ रहे हैं, उल्टा है। बट एनीवेज इसका आंसर आ जाएगा, एंड द आंसर इज 300 रुपीज। मैच हुआ? ठीक, ओके भैया, इतना डिस्कशन किया तो फास्ट हो गया। नंबर 2, आर यू सेटिस्फाइड विद करंट डिविडेंड? अब देखो, गॉर्डन में कब से ये बात होने लगी भाई? गॉर्डन में कभी इस तरह का सेटिस्फैक्शन का कभी बात था? नहीं। तो आपको इधर समझदारी के साथ में बोलना है कि नहीं भाई ये ऑप्टिमम नहीं है। वॉल्टर मॉडल तो यही कहता है ना, तो हम लोग भी वॉल्टर के हिसाब से बोल देंगे दिस इज नॉट ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम है 0% पे आउट।
अब आप कहेंगे ऐसे ही थोड़ी ना लिख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। आंसर में लिखा हुआ है भाई, आंसर में लिखा हुआ है 0% इज द बेस्ट ऑप्टिमम पे आउट। अगेन मैं कह दूं, गॉर्डन साहब कभी भी ऑप्टिमम पे आउट पे कभी कुछ बात बोले नहीं, तो टेक्निकली ये सवाल गॉर्डन के नाम पे पूछा जाना ही गलत है। वॉल्टर के हिसाब से पूछने पे 0% झटाक से आंसर देते हम, बट भाई इन्होंने जैसा पूछा वैसा जवाब दे दो इनको। वॉल्टर का बिना नाम लिए वॉल्टर का ही सॉल्यूशन चिप दो, ठीक है। ओके, तीसरा पूछ रहे हैं कि भैया मार्केट प्राइस कैलकुलेट करो ऑप्टिमम पे आउट पे। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और ये मैं जानता हूं एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट खड़ी कर सकता है आपके सामने, इसीलिए मैंने ये सवाल इंट्रोड्यूस किया। देखो भाई, अगर हम बोलते हैं 0% पे आउट के साथ जाओ, तो 0% पे आउट का मतलब हो गया 100% रिटेंशन, और फिर आपकी आरओई जो है वो है 20%, तो इसका मतलब ग्रोथ आ जाएगी 20% की। सब समझते हुए चलो, अगर हम 0% पे आउट रेकमेंड कर दें, तो 0% पे आउट का मतलब 100% रिटेंशन, रिटेंशन इंटू आरओई जो कि है 20%, तो ग्रोथ आएगा 20%। ग्रोथ 20% आने पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो केई है वो है 10%, दैट विल बिकम लेसर देन द ग्रोथ रेट विच इज 20%। एंड जिन्होंने थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ा है गॉर्डन्स मॉडल को, उनको पता है कि ये गॉर्डन मॉडल के अजम्पशन का उल्लंघन है। गॉर्डन मॉडल ये अज्यूम करता है दैट के शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी। इफ दिस इज नॉट द केस, गॉर्डन मॉडल विल नेवर गिव यू अ गुड रिजल्ट और एनी रिजल्ट व्हाटसोएवर। यही चीज अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है कि क्या मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। 3 नंबर का जवाब इधर लिखा हुआ है, दिस एब्सर्ड रिजल्ट इज ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, ये गॉर्डन मॉडल का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इन्होंने तो कुछ कैलकुलेट करके जीरो दिखाया भी है भाई, मेरे से तो नहीं होगा, जीरो आ ही नहीं सकती वैल्यू। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है, ये बोलते हैं कि व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव टू इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल। अब बोल रहे हैं क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए जहां पे टू हैव नो इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, टू इफेक्ट लिखा हुआ है, वो नो इफेक्ट होगा। कि ऐसा कौन सा पी रेशियो होना चाहिए जिससे आपके गॉर्डन मॉडल के हिसाब से कोई भी वैल्यूएशन में डिफरेंस नहीं आएगा। अब अगेन देखो गलत बात, ये वाली जो बात है ये हमेशा वॉल्टर मॉडल में पूछी जाती थी। वॉल्टर मॉडल में इन डिफरेंस आता है जब आर इज इक्वल टू के, है ना। जब आर के के बराबर हो जाए तो उस समय वॉल्टर मॉडल ये कहता है कि डिविडेंड दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों ये तो वॉल्टर में ना, गॉर्डन में तो नहीं है। इन्होंने सवाल पूछ लिया कि बताओ कौन से पी रेशियो पे आपका ये बराबर हो जाएगा। तो देखो इसका भी जवाब है, सिंस हमारा आर का वैल्यू है 20%, तो हमको कैसे भी करके के की वैल्यू को भी 20 लाना है, और के की वैल्यू को 20 लाने का मतलब है पी रेशियो को 5 सेट करना। आप खुद ही देख लो, पी रेशियो अगर 5 हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल करने पे आएगा 0.20 यानी कि 20%। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब यही होगा कि अगर मेरा पी रेशियो 5 हो जाए तो उस केस में मेरा गॉर्डन मॉडल के हिसाब से वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि बात वॉल्टर के हिसाब से है पर गॉर्डन में चेपना है। लो भाई ये भी बात लिख दी हमने, पी रेशियो शुड बी इक्वल टू 5। एंड लास्ट में इन्होंने बोला कि अगर हमारा पी रेशियो 4 हो जाए इंस्टेड ऑफ 10, तो क्या आप गॉर्डन के हिसाब से वापस सॉल्व कर दोगे इसको। जवाब है ऑब्वियसली यस, के विल चेंज, के चेंज होगा तो फॉर्मूले में वापस सारी चीजें एज इट इज डालना, बस के की वैल्यू को डाल करके इसका रिजल्ट सॉल्व करना। आप देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट यहां दिया है। हमने लिया अपना डिविडेंड पे आउट विच वाज 0%, ठीक है, तो हमारा डी का वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड बाई के ई आया यहाँ पे 125 होगा, 4 डिवाइड इक्वल टू, अच्छा 25% आ रहा है। अगर पी रेशियो है 4 तो के आएगा 25%। ठीक है, सो दिस इज 0.25 माइनस 0. ग्रोथ रेट को भी 0 कर दिया, रिटेंशन ही नहीं करें। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। अब देखो इन्होंने इस सवाल को पूरा वॉल्टर के हिसाब से बना दिया। वॉल्टर के हिसाब से क्या हुआ, अब आपका रिवाइज्ड आर क्या हो गया,
योर रिवाइज्ड आर इज 1/p रेशियो, सो इट्स 1/4 यानी कि 0.25 यानी कि 25%। और आपका के, सॉरी ये है के, और आपका आर कितना है, आर है आपका 20%। सिंस आर इज लेस देन के, तो 100% डिविडेंड शुड बी पेड। इफ 100% डिविडेंड इज पेड, then D is equal to E is equal to 10 and growth rate is equal to 0% because you are paying away every dividend. तो जब रिटेंशन 0% हो जाए तो ग्रोथ हो जाएगा 0। बस अब इस फॉर्मूले को लगा दो, रिजल्ट एकदम सामने है। आपको चाहिए P0, फॉर्मूला होता है D1 बाई के माइनस जी। तो यहाँ पे D1 है 10 रुपए, पूरे 10 रुपए डिविडेंड के तौर पे दे दिए। हमारा के जो है वो है 0.25 और ग्रोथ कुछ नहीं है। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ रहा है 40 रुपीज। समझे क्या? 40 रुपए इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो ये है बॉस गजब का धमाकेदार क्वेश्चन कवर किया है हमने। ऑब्वियसली दिस हैज नेवर बीन कवर्ड इन एनी स्टडी मैट, कहीं पे कुछ भी नहीं। अब क्योंकि लेवल बढ़ा दिया इंस्टीट्यूट ने, एक अलग लेवल टच किया, तो हमने भी सोचा रिवीजन में आपको एक अलग लेवल कराया जाए। बट मुझे पता है ये शुरुआती जो आपका आधा घंटा रहा है ये एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक रहा होगा। इस पूरे प्रोसेस में आपने 2 बार एक ऐसे सवाल को झेला जो कि एक अच्छे अबव स्टैंडर्ड में डेफिनेटली फॉल करता है। बट इसके अलावा यार इस शीट में कुछ भी नहीं है। इस शीट की यही ताकत थी। आप यकीन नहीं मानोगे। आइए ताबड़तोड़ एक के बाद एक सवाल देखते हैं जो कि सारे मैथ से सवाल हैं और सारे देखे हुए से हैं, सारे इजी लगेंगे आपको। ठीक है, डिफिकल्ट इज डन, अब इजी में चलते हैं। आओ जी, जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। ये स्टडी मैट का है कि नहीं ये बता दीजिएगा। स्टडी मैट में ये क्वेश्चन था कि नहीं ये बता दीजिएगा। सवाल की एकदम फटाफट अगर व्याख्या करूं तो 40 लाख का कैपिटल है, 4 लाख की अर्निंग है। ठीक है ना? इसका मतलब आर यानी आरओई आ जाएगा। आरओई विल बी 4 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख। आपका आरओई आ रहा है 10%। आर इज इक्वल टू 10%, पहली लाइन से समझ में आया। दूसरा पी रेशियो दिया है तो के ही आ जाएगा। के विल बी 1 डिवाइडेड बाई 12.5, 1 डिवाइडेड बाई 12.5, सो दैट विल बी 0.08 यानी कि 8%। आर आ गया, के आ गया। नेक्स्ट हमको चाहिए यहां पे डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड हमें पर शेयर चाहिए, टोटल नहीं चाहिए। और नंबर ऑफ शेयर्स दिया है। यार अब ये सवाल में बचा क्या? आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जो आपको ये अर्निंग्स दिया ये पाफेश ही है। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर्स, सो ईपीएस आ गया 10। वैसे ही आपको डीपीएस चाहिए। डीपीएस के लिए होगा डिविडेंड जो कि है 3,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर्स, तो डिविडेंड की अमाउंट आ गई 8। किया हुआ सवाल है ना, इसलिए समय नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। बस सवाल में ई है, डी है, आर है और के है। जो भी पूछेगा सब आराम से बता सकते हो आप। जिसने इस सवाल को पहले कभी देखा हुआ है डालो चैट में, या तो चैट में या फिर कमेंट में, वो डिपेंड करता है आप कब देख रहे हो इसको। पर जिसने इस सवाल को पहले कभी किया हुआ है और उनको पूरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, भाई ये है आपके लिए। एग्जाम इजी आया या एग्जाम हार्ड भी आया ना, तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में। आपको उनको ढूंढना है, अच्छे से करना है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको। कितनी उम्मीद है जी आपको कि उस तरह का डिफिकल्ट सवाल एग्जाम में आया, कभी ना देखा हुआ, और वो आप बना लोगे। जो सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरा जवाब आपने सुन लिया था। थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि एक हार्ड पेपर में हार्ड सवालों को सॉल्व करके कोई पास नहीं हो सकता। हार्ड सवाल में या हार्ड पेपर में इजी सवालों को करके पास किया जा सकता है। हाउ टू पास अ हार्ड पेपर, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ, जाकर के देख लेना। एनीवेज दिस इज डन बच्चा लोग, दिस इज डन। दिसंबर 2018 में आया हुआ 5 नंबर के लिए फिर से एक सवाल। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और डी लिमिटेड है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और डी लिमिटेड है। अपने को यहां पे बोला है कि इनकी ईबीआईटी है 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हैं। डिबेंचर ए के पास नहीं है, बी और डी के पास थोड़ा थोड़ा है।
सबसे पहले बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो है इसका 12%। सवाल की इंफॉर्मेशन को देखते हुए वैसे तो ये बन जाएगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर से ज्यादा संबंध रखता है ये टॉपिक। इन्होंने सवाल एमएम अप्रोच पूछे, ये डिविडेंड वाला एमएम अप्रोच नहीं है, ये एमएम अप्रोच है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, तो गलती से यहां डाला हुआ है। बट फिर भी ये कैसे बनेगा, बड़ा आसान है। आप जब ईबीआईटी को डिवाइड करते हैं बाई केओ, केओ इज अवर आरओआई हियर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वही हमारा केओ है। जब ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में डेट की वैल्यू अलग और इक्विटी की वैल्यू अलग करना कोई मुश्किल नहीं है। इस सवाल का मेन एजेंडा यही है। आइए डिस्कशन करते हैं। ए लिमिटेड के केस में 15 लाख रुपए की ईबीआईटी है। कितने रुपए की ईबीआईटी, 15 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 12%। तो आप क्या इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। वैसे दूसरा तरकीब भी समझिए। आरओआई मैंने कहा था फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ईबीआईटी को डिवाइड बाई आरओआई नहीं कर सकते, कर सकते हैं भैया, वही करने जा रहे हैं। 15 लाख को डिवाइड करेंगे बाई 12%, जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू होगी ए लिमिटेड की। ऐसे ही बी और डी लिमिटेड की भी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि तीनों का ईबीआईटी सेम है और तीनों का आरओआई भी सेम है। तो तीनों की जो मार्केट वैल्यू आएगी, या बोल सकते हैं जो वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी, वो तीनों की सेम आएगी। तो भाई तीनों की आप देख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ द कंपनी है वो सेम आ गई। अब इसमें आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ए लिमिटेड में कोई डेट नहीं था, तो जितनी भी वैल्यू इसके फर्म की है वो सारी की सारी इक्विटी की वैल्यू है। बी और डी में दोनों में डेट था 9 लाख और 10 लाख, तो वो माइनस कर दीजिए फर्म की वैल्यू में से। अब जो बचा वो वैल्यू ऑफ इक्विटी है फॉर दीज कंपनीज। लास्ट में नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आप बड़े आराम से मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी शेयर निकाल सकते हैं। यही सवाल का एसेंस था। एक बार गौर कीजिए सॉल्यूशन पे, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं था। इफ यू आर लिसनिंग वेरी ओपनली, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यार ये सवाल कुछ भी नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगी। कैसे, आपको ईबीआईटी को डिवाइड करना है आरओआई से, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर कोई डेट है तो माइनस करना है, आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और उसको डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ जाएगा आपके पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। दिस इज द ओनली अप्रोच। एक सिंगल लाइन में आपको बताया मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है। टेक योर टाइम हियर। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, प्लीज इसको अच्छे से एक बार देख ले। डन। जून 2018, 5 मार्क्स, ये स्टडी मैट में भी है ऑब्वियसली क्वेश्चन। अब ये मत समझिएगा सर आपके स्टडी मैट में और एग्जाम में आया, नहीं, हमने स्टडी मैट इसको देख के बनाई, ठीक है। जाहिर सी बात है ये भी स्टडी मैट में है। सवाल में ईपीएस दिया हुआ है 6 रुपए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20%, केई का वैल्यू दिया हुआ है 16%। क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए ताकि प्राइस 44 रुपीज हो एज पर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये, फॉर्मूले में हर चीज की वैल्यू डाल दो। 44 इज इक्वल टू, डिविडेंड अपन को मालूम नहीं, ये है 20, ये है 16, ईपीएस 6, डिविडेंड फिर मालूम नहीं, डिवाइडेड बाई 0.16। इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, कोई श्रीधर आचार्य वगैरह नहीं लगेगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। यह आएगा 7.04 इज इक्वल टू डी प्लस
7.50 माइनस 1.25d और 0.25d इज इक्वल टू 0.46, d इज इक्वल टू 1.84। d आया 1.84, e आया हुआ है 6, तो आप मेरे ख्याल से पे आउट बड़े आराम से निकाल लोगे। पे आउट विल बी 1.84 डिवाइडेड बाई 6, 30.67% आ रहा है मेरा। 30.67% will be our payout। 30.67% payout। अगेन बुक में ये सेम सवाल था, स्टडी मैट में था, और ये कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आया हुआ एग्जाम में, सब ठीक है, डिसेंट है। बट अगर आप भी ओवरऑल देखोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ यार डिविडेंड का प्रेजेंस ना थोड़ा शैलो रहा है। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड ना हर टर्म में आया ही जा रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसा हो रहा है। पिछले टर्म में 2 टर्म्स बोल सकते हैं, 2016 और 22 के सिलेबस को मिला के बोल सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल सवाल उन्होंने आपके सामने रख दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सवालों का स्टैंडर्ड काफी बिलो एवरेज है। जून 2016 2 मार्क्स के लिए सवाल आया, कोई सवाल ही नहीं है ये। सवाल में बोला करंट मार्केट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ईयर एंड डिविडेंड, यानी P0 और D1 की बात कर रहे हैं, वो है 90 एंड 45, 4.5। इसका मतलब आपको सवाल में P0 दिया है 90 और D1 दिया हुआ है 4.50। ऊपर से आपको ग्रोथ रेट भी दिया है 7%, 0.07। आपको बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है पर एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होगा। सो इट विल बी K इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। सो मेरा जो D1 है वो है 4.50, मेरा P0 है 90 और मेरा ग्रोथ रेट है 0.07, 12% आएगा इसका रिजल्ट। 4.5 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 0.07 वी विल गेट अवर रिजल्ट 12%, 2 मार्क्स के लिए। अभी एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं बट फिर भी इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं। जून 2016 में आया हुआ है ये सवाल। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, पूरी बात मेरी सुनी नहीं है, बोलेंगे अरे अरे सर बहुत फास्ट जा रहे हो। भाई ये रिवीजन है, दूसरा पूरा एफएम रिवाइज कराना है, ठीक है, उसमें लगने वाला है समय। एंड इसीलिए मैं उन चैप्टर्स को ना कम समय देना चाह रहा हूं जिनके एग्जाम में अकरेंस थोड़ी लिमिटेड रही है। अब उन चैप्टर्स में देखना कितना समय हम देंगे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, बहुत टाइम देंगे उनमें, रेशियो, कैश फ्लो वगैरह। तो आपको ये समझ करके चलना है कि भाई समय तो दिया जाएगा, बट हाँ जहां जहां बच सकते हैं वहां टाइम बचाएंगे। आज डिविडेंड कुछ खास नहीं है तो इसको फटाफट निकाल रहे हैं। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की स्टाइल आनी चाहिए आपको। दिसंबर 2015 में 4 नंबर का ये सवाल आया था। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनियां हैं, दोनों का आर दिया हुआ है, आर, एक का 15 एक का 5, दोनों का के दिया हुआ है, के, दोनों का 10 और दोनों की ईपीएस दी हुई है। क्या बात है। आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर कैलकुलेट करो एज पर वॉल्टर मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 75%। अरे भाई अगर आपका ईपीएस दिया हुआ ही है ऑलरेडी और पे आउट रेशियो भी आप ही दे रहे हो तो डीपीएस भी दिया हुआ ही है। डीपीएस विल बी 75% ऑफ 8 यानी कि 6। गिवन दिस बहुत आराम से दोनों का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे ए लिमिटेड के लिए रिजल्ट आएगा 6 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10 ब्रैकेट में 8 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 0.10। इसी तरह बी लिमिटेड भी आ जाएगा 6 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 0.10 ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 0.10। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बड़े आराम से आ जाएगा कैलकुलेशन में। दूसरा बोलता है कि कंपनी को क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए टू मैक्सिमाइज इट्स शेयर। मतलब ये सवाल बार बार पूछ के ये लोग थके नहीं, हम थक गए जवाब दे दे के। ए लिमिटेड के केस में आर इज ग्रेटर देन के तो 0% डिविडेंड देना चाहिए। बी के केस में उल्टा हो रहा है तो 100% डिविडेंड देना चाहिए। यही है हमारी राय।
ए लिमिटेड के केस में 0% डिविडेंड पे आउट इज बेस्ट। ये रहा ए, इसके केस में 0, बी इसके केस में 100। इतना क्या ज्ञान लिखा है, बहुत कुछ लिख दिया भाई। पर खैर इनका जवाब बहुत सिंपल है और 4 मार्क्स में इससे ज्यादा लिखने का नहीं, इससे ज्यादा लिखने का नहीं फॉर 4 मार्क्स। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है क्या? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2014, 2 मार्क्स के लिए। यार जून 2014 कितने पुराने सवाल हम कर रहे हैं पता है आपको? जून 2014 में मैंने सीए फाइनल नहीं दिया था अपना, मैं खुद उस समय सीए फाइनल का स्टूडेंट था। इनफैक्ट मैंने लेवल 2 सीएफए का लेवल 2 इस जून 2014 में दिया था। कब कितने पीछे चले गए हम। एनीवेज, कंपनी में अर्निंग्स दी हुई है 5 लाख की, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, नंबर ऑफ शेयर्स है 1.5 लाख, गंदा नंबर। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 11%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 16%। जो जो वैल्यू हमारे पास है आइए पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले ईपीएस। ईपीएस के लिए फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ऑफ द कंपनी यानी कि पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। गंदा सा रिजल्ट आएगा 3.33333, 2 ही 3 लिख देते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट चाहिए डीपीएस। तो डीपीएस के लिए पे आउट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो अपना जो भी ईपीएस है 3.33, इसका आपको 60% कैलकुलेट करना है, तो आपका डीपीएस आ जाएगा यार है 2 रुपए। आपको भी पता है मैं 3.33 को 3.3333 लिखता हूं कैलकुलेटर में। तो मेरा यहां पे डिविडेंड का वैल्यू आ गया 2 रुपए, ईपीएस आ गया 3.33, आर मेरे को दिया हुआ है 0.16, के मेरे को दिया हुआ है 0.11। प्लीज डोंट टेल मी टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर्स मॉडल। क्या जी, फॉर्मूला डालिए रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूले के इनपुट्स अगर आपको अच्छे से पता है तो इनपुट्स को खोजिए, फॉर्मूले में डालिए, रिजल्ट आपके सामने। इनपुट खोजना तो आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता यार इनपुट्स क्या क्या लगते हैं हमारे फॉर्मूले में, तो आप खोजने नहीं जा पाए, आपको रास्ता नहीं समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़े। जैसे बहुत ही क्लासिकली मैंने समझाया था आपको, जो पहला सवाल आज हमने किया था, मैंने आपको उसमें बताया था हमें 4 इनपुट चाहिए, उनमें से 2 कहां से आए, 1 कहां से आया, उसके ऊपर पूरा एकदम रैशनल समझाया आपको। ये रैशनल बहुत जरूरी है एस्टैब्लिश करना। आप ये एस्टैब्लिश कर लोगे तो आप हमेशा डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ोगे, विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। जून 2014 का सवाल बड़ा ही आसान सा, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 नंबर का था बहुत कम नंबर का था। एंड फाइनली एक और छोटा सा सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, अगेन एक बहुत ही अच्छी किताब से। सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है, ज्ञान बहुत है। पहला पैराग्राफ तो यार आपको पढ़ना पढ़ लेना, काम का नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है। दूसरा बोल रहा है इन द करंट ईयर द फर्म रिपोर्ट्स नेट अर्निंग्स ऑफ 6 लाख रुपीज, यानी ये अपना हो गया पाफेश। पाफेश हो गया 6 लाख रुपए का। बोलता है इट इज एस्टिमेटेड दैट फर्म कैन अर्न 1,20,000 इफ द अमाउंट इज रिटेन्ड। यहीं पे सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसके लिए सवाल को मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। भाई इस लाइन का क्या मतलब है? It is estimated that the firm can earn 1,20,000 rupees if the amount is retained. क्या लगता है क्या है इसका मतलब? खोजते रह जाएंगे आप। इसका मतलब है कि आपकी आरओई है 20% की। है ऐसा कैसे? यार ये जो बोल रहे हैं ना उसको हिंदी में समझो और एकदम अपनी मातृभाषा में समझो, जो भी आपकी मातृभाषा है। मेरे को ये समझ में आ रही है इनकी गणित कि भाई कंपनी ने 6 लाख रुपए कमाए, सही बात है। ये 6 लाख रुपए अगर कंपनी बांटे ना बल्कि पूरा का पूरा रिटेन कर ले, तो अगले साल इस पे कंपनी 1,20,000 रुपए और कमा लेगी, इस अमाउंट पे कमा लेगी। अगर ये 6 लाख रुपए पूरी तरह से रिटेन किए जाएं तो ये बन जाता है इक्विटी। इस इक्विटी पे कमाई हुई रकम इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 6 लाख रुपए रिटेन किए, उसमें बने 1,20,000। दिस इज अ हिडन इंफॉर्मेशन दैट आरओई इज इक्वल टू 20%। इसी बात के लिए तालियां बजा दो भाई,
ये है सवाल, क्या एक ही लाइन में इन्होंने पूरी दुनिया पलट दी। अच्छा ऐसे भी आता है? हाँ जी आ गया। आरओई आया यहाँ पे 20%। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स हैव ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट कैन यील्ड देम 10%। लो जी अब ये सेकंड लाइन, इसका मतलब आधे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। इस लाइन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स, तो उनकी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे लिए कॉस्ट। सो दैट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, यानी 0.10। वाह भैया वाह। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो इससे आपका ईपीएस निकल जाएगा दोस्तों। ईपीएस होता है पाफेश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। मेरा पाफेश है 6 लाख, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000, तो मेरा ईपीएस आएगा शायद 300 या 30 ही आएगा, मैं क्या से 30। आपका ईपीएस आ रहा है 30। क्वेश्चन में बोलता है कि डीपी रेशियो क्या होना चाहिए अगर कंपनी अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहती है। मतलब अगर यही सवाल है तो जवाब मेरे पास है, इसका जवाब होगा 0%। ठीक है, आपका डीपी रेशियो होना चाहिए 0%। क्यों? सेम सिली फॉर्मूला, आर इज ग्रेटर देन के इन दिस केस। मेरा आर है 20%, जो कि डेफिनेटली 10% से ज्यादा है। कंपनी इज डूइंग वेल, सो आई विल नॉट वांट एनी डिविडेंड फ्रॉम माय कंपनी। कंपनी डिविडेंड मत दो। कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो डी की वैल्यू हो जाएगी 0, और इस पे आपको प्राइस कैलकुलेट करके दिखाना है। सो भाई फॉर्मूले के हिसाब से 0 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10, ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.10, 600 इसका रिजल्ट आना चाहिए। फॉर्मूला लगा लो, मैंने से फॉर्मूला लगाया है d प्लस आर बाई के, ब्रैकेट के अंदर e माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। इफ यू अप्लाई दिस ओनली बेसिक फॉर्मूला यू विल गेट योर रिजल्ट हियर। बताओ जी समझ में आया क्या? बोलो जी, इज इट डन? समझ में आया? बढ़िया, बेहतरीन। इसी के साथ 1 घंटे के भी अंदर अंदर हमने अपने डिविडेंड के चैप्टर को यहां कर दिया फिनिश। इस 1 घंटे में मैंने अपना वीडियो जरूर फिनिश किया है, मैंने अपना लेक्चर जरूर फिनिश किया है, पर आपका ये कंप्लीशन मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप इस पूरी शीट को खुद से सॉल्व नहीं करते। दोस्तों आपको ना एक मैंने बस रे ऑफ होप दी है, मैंने आपको सिर्फ ना एक वो तरकीब दिखाई है कि ऐसे सवाल सॉल्व करो हो जाएगा। बट प्लीज ये एक्नॉलेज कीजिए कि आपने नहीं बनाया ये सवाल, आपने सिर्फ इसको बनते देखे हैं। अगर आपको जेन्युइनली डिविडेंड को मास्टर करना है और डिविडेंड में कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो एक बार इस पूरी शीट को सॉल्व कीजिएगा। ज्यादा सवाल भी नहीं है, टोटल कितने तो सवाल हैं, 9 सवाल यार, 9 सवाल टोटल है। प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, उसमें भी 2-3 तो बहुत छोटे सवाल हैं। अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा एंड डिविडेंड को कंप्लीटेड मानिएगा, आपका टेंशन खत्म, डिविडेंड इज डन। गोज विदाउट सेइंग बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ में एक और मेगा रिवीजन वीडियो आएगा। अब की बार जो मेगा रिवीजन वीडियो आएगा वो हो सकता है 2 चैप्टर्स को क्लब करके हम बनाएं, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बारे में आपको सूचना कैसे मिलेगी, हाउ विल यू नो अबाउट इट? तो भाई इसका जवाब है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक जरूर शेयर करते हैं, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा। और नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस कर दिया तो आपको उससे भी अंदाजा लग जाएगा। ये था आज का ये हमारा छोटा सा चैप्टर। आपको कैसा लगा आज का, तैयारी जरूर बताइएगा। और जो बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे ना सर चैलेंजिंग सवाल कराइए, सर चैलेंजिंग सवाल, आज ये वाला चैलेंज आपको कैसा लगा जरा बताइएगा मुझे चैट में। बाद बाकी मेरा इरादा दोनों सर्व हो रहा है, मैं आपको पास्ट टर्म पेपर भी करा रहा हूं ताकि आपको एक अंदाजा लगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा मैं थोड़े बहुत डेंजरस सवाल भी लेकर के आ रहा हूं आपको एडिशनल क्वेश्चंस के फॉर्म में, जिससे अगेन आपको एक थोड़ा आइडिया लगे कि डिफिकल्ट आया तो कैसा आएगा। आई होप इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप 2016 के सिलेबस के हो या 2022 के, डजंट मैटर, दोनों ही केस में आपके लिए इक्वली फ्रूटफुल है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करिए, शीट को कंप्लीट करिए। मिलिए मुझसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।